समय है, यहाँ से सीहोर जाना है, सीहोर से मुजफ्फरनगर विधानसभा में जाना है, तो मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग माननीय मैं स्वागत की बेला को जो आदेश हुआ है माननीय शिवराज सिंह जी का सभी कार्यकर्ता और सभी पदाधिकारी स्वागत कर रहे हैं। मैं आग्रह करता हूं माननीय थोड़ी सी देखिए, हम अनुशासित पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता है, अनुशासित पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता थोड़ा सा संयम बनाकर रखे। भाई साहब, आपका स्नेह और आपका सरल स्वभाव के कार्यकर्ताओं के दिलों पर राज करता है। आपने जो तीन दुखियों की सेवा करने का एक जो बीड़ा उठाया है मध्य प्रदेश, चलिए भैया स्वागत की बेला को यही मैं विराम देता हूँ। मैं क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय नारायण पटेल जी से आग्रह करता हूँ कि मैं विधायक जी से आग्रह करता हूं कि आप स्वागत भाषण में माननीय विधायक सब स्वागत की बेला समाप्त हो गई। अब भाषण के लिए माननीय नारायण जी क्या बैठ जाएंगे, चलो बैठ जाएंगे, हर एक में बैठाना सबको। सर्वप्रथम हमारे निर्गुणी संत सिंगाजी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूं। कल बहने वाली मां नर्मदा जी के चरणों में प्रणाम करता हूं। आज जैसे कि हमारे मूंदी में जो खंडवा संसदीय क्षेत्र का चुनाव 13 मई को होना है, उसमें आप आशीर्वाद देने के लिए हमारे इस क्षेत्र के मानदाता विधानसभा क्षेत्र के समस्त कार्यकर्ताओं को आशीर्वाद देने आए हैं। उसमें मैं भी कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूं। और ऐसे हमारे शिवराज सिंह चौहान जी ऐसी तपती धूप में आए हैं, उनके साथ में हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे और कई पदों पर रहे। मैं भी उनके साथ में सेवक के रूप में काम करता था। ऐसे हमारे जाबाज मध्य प्रदेश के केंद्र के सुरेश पचौरी जी आए हैं, उनके साथ में हमारे आदरणीय गांधी जी आए हैं, वो हमारे देवेंद्र वर्मा जी आए हैं पूर्व विधायक, और यहाँ के हमारे लोकसभा के प्रभारी के रूप में हमारे हरीश कोतवाले जी हैं, और हमारे यहाँ के जिला के अध्यक्ष आदरणीय सेवादास पटेल साहब हैं, और नगर परिषद की हमारी पूरी टीम, हमारे मूंदी से चंद्रमोहन, हमारी ज्योतिबाला चंद्रमोहन राठौर जी हैं, हमारे पुनासा से रुपेश भैया हैं, और मनीषा परिहार ओंकारेश्वर से हैं, और कार्यक्रम में सभी का मैं नाम जानता हूं, सम्मानित मंच कर देता हूं। और जिन्होंने बड़ी ताकत से मेहनत से संगठन के रूप में हमारे सूरजपाल सिंह जी, हमारे श्याम सिंह जी, और दशरथ कलमे जी, और मंडल के अध्यक्ष गंगा प्रसाद जी, लक्ष्मण सिंह जी, जगदीश भैया, चंदू भैया, और समस्त महामंत्री जितने भी हमारे कार्यक्रम में संगठन और मोर्चे के अध्यक्ष रहे हैं, सबका मैं मान करता हूं, सम्मान करता हूं। और मैं मान करता हूं, सम्मान करता हूं हमारी मातृशक्ति को और बुजुर्गों को प्रणाम करता हूं। देखिए, आपने देखे हैं 2003 और 5 का जो दशक देखा है, और उसके पहले भी क्या हमारा मध्य प्रदेश था, बीमारू राज्य से निकालकर अव्वल राज्य में आज करने का अगर कोई श्रेय आ जाता है तो हमारे आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान का नाम पूरे देश में, भारत में मोदी जी के बाद उनका नाम चलता है। देखिए, मैं बताना चाहता हूं, जब 2003-5 में हमारे मुख्यमंत्री के रूप में आपने बैठाया, उस समय की स्थिति में 5 मिनट में पूरी बताना चाहता हूं। उस समय स्थिति क्या थी? उस समय यह स्थिति थी कि हमको मध्य प्रदेश चिमनी के रूप में मिला था, लालटेन के रूप में मिला था। उस समय 7000 मेगावाट बिजली खाली पैदा हुआ करती थी, मगर आज रास्ते में मैंने हमारे मामा जी से कहा कि यहाँ पे 4600 मेगावाट बिजली केवल मानधाता में है, और पूरे
प्रदेश में 47,000 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। सिंचाई के मामले में यह बड़ी बड़ी धूल उड़ा करती थी। उस समय 7,000 मेगावाट 7,000 हेक्टेयर में सिंचाई हुआ करती थी। मैं धन्य कहूंगा मामा जी को, आज 47,000 हेक्टेयर में पूरे मध्य प्रदेश में सिंचाई चल रही है। और ऐसा नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में ये स्थिति बनेगी, पंजाब हरियाणा को पीछे छोड़कर अन्न उत्पादन में हमारा मध्य प्रदेश अव्वल राज्य की श्रेणी में आया है। मानदाता अन्न उत्पादन में आपकी कृपा से हमारा मानदाता अव्वल बना है। ऐसे ही मैं सड़कों की बात करूं कि 2003 में हमको गड्ढे वाली सड़कें मिली थी। कहीं भी चले जाओ, यहाँ से हम जाते थे भोपाल 8 घंटे लगते थे, मगर अब 3 घंटे में पहुंच जाते हैं। जहाँ सभा हो रही है मामा जी, आपने 12 तरफ से सड़कों की जाल बिछाई है और जिस रोड से अभी आ रहे हैं उसको भी 153 करोड़ की आपने स्वीकृत दिलाई एमपीआरडीसी से। बता देना चुनाव के बाद काम चालू होगा। ऐसे ही हमारे ऊर्जा के क्षेत्र में बता दिया, सिंचाई का हो गया, शहरों का हो गया, और इस क्षेत्र में विकास इतना हुआ है। मैंने आंकड़े लगाए मामा जी, आपसे मैं मांगता गया और आप देते गए। 21,000 करोड़ केवल मानदाता में काम चल रहे हैं। 1,000, 10,000, 5,000 नहीं, उसमें जल निगम की 700 करोड़ की योजना भी चल रही है, जो समूचे मानदाता में पानी का एरिया रहेगा। और ऐसे ही पूरे चारों ब्लॉकों में दूसरे खंडवा के भी रहेंगे। कुल मिलाकर हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री, पूर्व के मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने मानदाता को इस प्रकार का संवारा है, सिंचाई के मामले में, ऊर्जा के मामले में, हमारे रोडों के मामले में। जब 2003 में मैं भी एक किसान था, मेरे यहाँ 200 एकड़ जमीन हुआ करती थी, बेचते 100 एकड़ पर आ गए। मगर 2003 के बाद जब आपने ये व्यवस्था सिंचाई और ऊर्जा की थी, वो विराम लगा। मेरे से मतलब नहीं, हमारे जितने भी किसान हैं, और आज 3 एकड़ का किसान भी अगर है तो मामा जी की कृपा से वो बगल में झांकता नहीं। उसका अगर खेत में भी मकान है तो दूर से पता लग जाएगा कि उसका जलवायु है 10 दिन की 100 मोटरसाइकिल खड़ी रहती है। 18% ब्याज का मुफ्त हमको पीछा छुड़ाकर 0% पे आपने ब्याज दिलाया। कुल मिलाकर हमारी मातृ शक्तियों को आपने मान सम्मान दिलाया, मध्य प्रदेश को गौरव बढ़ाया। मैं इस मंच से आपकी बहुत प्रशंसा इसलिए करता हूँ कि आपने काम किए हैं, और मैंने अपने पे मेरी मानदाता के लिए आपने जो काम किए हैं और काम करेंगे। अभी हमारे मोदी जी की टीम में दूसरे नंबर के नेता रहेंगे केंद्र में, तो मैं आपसे आह्वान करता चाहता हूँ मामा जी, सुरेश भाई साहब की हमारे पर आशीर्वाद बनाए रखना। मानदाता आपका अपना क्षेत्र है और आपका अपना क्षेत्र रहेगा। ऐसे ही वर्तमान में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी है, उन्होंने भी मध्य प्रदेश को संभाला है, वो भी अच्छे काम कर रहे हैं। और केंद्र में जब से 10 साल हमारे प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, उन्होंने अपनी छाप हमारे विश्व में भी बनाई है और नीचे भी बनाई है। जिस प्रकार महामारी का रिश्ता हर घर से, हर परिवार से रहा है, कहीं न कहीं योजनाओं का लाभ आपने दिया है, ऐसे ही हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ऊपर भी छाप छोड़ी है अपनी और नीचे भी पहचान हर घर में बनाई है। तो मैं इस अवसर पर ज्यादा लंबा समय न लेते हुए, आपको जगह जगह जाना है, तो मैं इस अवसर पर आपने हमारे लिए आज उस कड़कती धूप में समय दिया, इसके लिए मैं मेरी ओर से, मेरे संगठन की ओर से, मेरी जनता की ओर से सबको शुभकामना देता हूँ। और पचौरी भाई साहब हमारे बीच में आए हैं, उनका भी कहीं न कहीं हम लोगों पर आशीर्वाद बना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सूरजपाल जी सीए जी के भी बड़ा संचालन करते हैं, आदिवासी नेता है और हमेशा फिक्र रखते हैं, कोई से भी चुनाव का मैनेजमेंट आप हाथ में रखते हैं। तो इस अवसर पर मैं पुनः जनता की ओर से आपका सम्मान करता हूँ, मान करता हूँ, स्वागत करता हूँ। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं आपका सम्मान पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे, वरिष्ठ नेता रहे सुरेश पटेल जी से मैं आग्रह करूंगा कि संत बुखारदास की पावन धरा मूर्ति में इस सभा को संबोधित करें। बोलिए सिंगराजी महाराज की, बोलिए नर्मदा मैया की। साथियों, हम सब आदरणीय श्री
शिवराज सिंह जी चौहान साहब को सुनना चाहते हैं। मैं केवल 5 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा और हम सब उनकी वाणी से लाभान्वित होंगे। इस प्रदेश के अभूतपूर्व मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह जी चौहान ने न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे भारत देश के लिए अविस्मरणीय मिसाल कायम की है। आपने जो योजनाएं बनाई उन योजनाओं का लाभ हमारी माताओं बहनों को मिला, उन योजनाओं का लाभ हमारे नौजवान साथियों को मिला, उन योजनाओं का लाभ गरीबों और कमजोर तबके के लोगों को मिला। जब बात हमारी लाडली बहना योजना की आती है, लाडली लक्ष्मी योजना की आती है, किसान सम्मान योजना की आती है, उज्ज्वला योजना की आती है और गरीबों के उपचार की बात आती है, तो हमारी जबान पर अगर कोई नाम आता है तो वो शिवराज सिंह जी चौहान का नाम है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये जो चुनाव हो रहा है इसमें आपको तय करना है कि किसको वोट देना है। हमारे मंच पे नारायण भैया बैठे हैं, मैंने बहुत सालों से जानता हूं नारायण पटेल जी, मैं देवेंद्र भाई को भी जानता हूं, हमारे जो जिला भाजपा के अध्यक्ष हैं उनको भी मैं जानता हूं। इन्होंने जिस ढंग से मिलजुल कर यहाँ काम किया है, भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचे ये सुनिश्चित किया है, उसी आधार पर मैं कह सकता हूं कि ये जो चुनाव है इसमें भारतीय जनता पार्टी को जिताना जरूरी है। इस चुनाव में लोगों का मन बना हुआ है। हम और शिवराज जी प्रदेश के कोने कोने में जा रहे हैं। लोगों का मन बना हुआ है कि केंद्र में भाजपा की सरकार बने और दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने। बोलो मोदी जी के लिए माने के लिए। इसलिए लोगों ने नारा दिया है, अब की बार फिर इस बार जहाँ पे कृपा राम की हुई तहाँ पे कृपा करे सब कोई। शिवराज भाई पे राम जी की कृपा है, नरेंद्र मोदी जी पर भगवान श्री राम की कृपा है। क्यों है? क्योंकि जो प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन अयोध्या में 22 जनवरी को हुआ वो नरेंद्र मोदी जी ने अपने प्रधानमंत्रित्व काल में बहुत अच्छे से किया। वो निमंत्रण पर जो कांग्रेस पार्टी को मिला प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन का, अयोध्या में होने वाले आयोजन का, उस निमंत्रण पत्र को कांग्रेस ने ठुकराया। इसलिए कांग्रेस को आपको ठुकराना है, ये मैं आपसे निवेदन करने के लिए। अपने यहाँ भगवान श्री राम के बारे में ये कहा गया है रामचरितमानस में, जो राम जी को नहीं अपनाता है वो हमारा कितने ही प्रिय क्यों ना हो, उसे आप मत अपनाओ। भैया इस चुनाव में याद करो, जो इस इलाके से संसद सदस्य रहे, चाहे किसी पार्टी के रहे हो, कांग्रेस के रहे हो, उन्होंने कांग्रेस के संसद सदस्य रहते हुए केंद्र में मंत्री रहते हुए क्या किया? कुछ नहीं किया। मैं नारायण भाई को सुन रहा था, 21,000 करोड़ रुपए के काम इस मोदी को 12 जगह से सड़क से जोड़ने के काम अगर किसी ने किए तो मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह जी ने। इसलिए वोट मांगने का हक नारायण भाई को है। सहज है, सरल है, ज्ञानेश्वर पाटिल जी उनको वोट मांगने का हक है और ज्ञानेश्वर पाटिल जी दिल्ली में जाके नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे। इसलिए आप प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी को चुनने के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पाटिल जी को चुने और यहाँ से भाई शिवराज सिंह जी और नारायण भाई की अपील पर कमल के फूल वाली बटन को दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं
जनता पार्टी जिला खंडवा के कप्तान हमारे जिलाध्यक्ष श्री शिवादास जी पटेल से आग्रह करता हूं कि मोदी की सभा को आप संबोधित करें। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय सीएम साहब बना रहे हैं। उनके सम्मान में एक ताली बजा दो। सम्मानीय मैं और कृतज्ञ कार्यकर्ता बंधुओं, न किसी को गिराया न खुद को उछाला, चला जिंदगी का सफर धीरे धीरे, जहां लोग पहुंचे छलांगे लगाकर, ये भी वहां पहुंचे धीरे धीरे। माननीय सीएम साहब को प्रणाम करता हूँ। जय हिंद जय भारत। बड़े सम्मान के साथ में आगे नहीं तूफान है, मतदाता को जितना देना था उससे ज्यादा दिया। भाई साहब आपने आपका संसद अभिनंदन करते हैं। संत मुखारदास बाबा की। अरे भैया दिया है तो कोई एहसान थोड़ी किया है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे लेगा। बोले संत सिक्काजी महाराज की, संत मुखारदास जी महाराज की, संत सेवालाल जी महाराज की, मेरी लाडली बहनों की, प्यारे भाइयों की, भांजे भांजियों की, मंच पर विराजमान इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, बहुत समझदार है, सही समय पर फैसला ले लिया। अब बताओ कांग्रेस में रह जाते तो क्या होता। नारायण नारायण नारायण। ऐसे क्षेत्र के विधायक भाई नारायण पटेल जी, हमारे मित्र इकबाल जी, भाई सेवादास जी जिले के अध्यक्ष, उसके पहले आदरणीय सुरेश पचौरी जी, उनने भी सही फैसला लिया और कांग्रेस छोड़ के आज भारतीय जनता पार्टी को ताकत दे रहे आदरणीय पूर्व केंद्रीय मंत्री और अद्भुत राजनेता भाई सुरेश पचौरी जी, आदरणीय हरीश कोटवाले जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी, सूरजपाल सोलंकी जी, संतोष राठौर जी, दिनेश जी, सखाराम जी, दिग्विजय सिंह जी, राम गोरिया जी, श्याम मोरी जी, गंगा प्रसाद जी, जगदीश संखेड़िया जी, लक्ष्मण सिंह जी, चंद्र कुमार जी, बहन श्रीमती ज्योति बाला राठौर जी। अब मंच भरा पूरा, इसलिए आदरणीय मंच, समय कम है, मुझे बाई रोड की 2 सभाएं और करके आगे लौटना है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, बहुत दिनों से तुम्हारी आवाज याद आई। आपको भी मेरी याद आ रही थी कि नहीं? ये रिश्ता दिलों का है जो पदों से नहीं बदलता, अंतरात्मा का रिश्ता। अभी नारायण भाई के काम गिना रहे थे, मैं कहना चाहता हूं, बने इसलिए थे कि सेवा करें। जनता की सेवा ही मेरे लिए भगवान की पूजा है। जनता जनार्दन है, और अगर हम राजनीति में पदों पर पहुंचते हैं, बैठते हैं, तो अपनी जनता की सेवा के लिए। मैं आज आप सबको प्रणाम करते हुए कहना चाहता हूं कि मोदी हो, मुनासा हो, भाई देवेंद्र वर्मा जी बैठे हैं, उनका नाम हमारे सीनियर लीडर आदरणीय देवेंद्र वर्मा जी, कहीं भी हो। आपको याद है एक बार जब भैया थे, लिफ्ट इरिगेशन का मामला था, आप पुनासा में सभा हुई, पुनासा लिफ्ट इरिगेशन। देखिए सोचने का फर्क कैसा रहता है, दृष्टिकोण। अगर दिल में तड़प हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। तो उस समय देख लीजिए, जिसे मांग की राजनारायण पूर्णी जी ने 14 कि लिफ्ट इरिगेशन से पानी ला दो, तो उन्होंने कहा पागल हो गया क्या, कहां से पानी आ जाएगा, पानी नहीं आता। मैं मुख्यमंत्री बना, किसान भाइयों बताना, सूखी खेती कोई खेती होती है? कई बार जितना बोलते हैं उतना भी काट के नहीं ला पाते। तो मन में तड़प थी कि कैसे भी खेती फायदे का धंधा बने,
मैंने भी अवसर बुलाया और उनका कि नर्मदा जी का पानी चाहिए। तो उनका साहब बहुत कठिन है, बहुत पैसा लगेगा। अरे उनका पैसा लगेगा तो पानी की कोई कीमत है क्या? जितना लगेगा लगाएंगे। और आज मुझे कहते गर्व है, न केवल पुनासा लिफ्ट इरिगेशन बनी बल्कि 57,000 हेक्टर में यहाँ पानी लहरा रहा है। एक के बाद एक हम योजना बनाते चले और नर्मदा जी के पानी को ठेठ निवाड़ और मालवा दोनों में ले जाने का चमत्कार किया। बोली नर्मदा मैया की। ये कब होती? जब दिल में तड़प होती है सेवा। जब किसी का दर्द अपने दिल में दर्द पैदा कर दे और रात दिन नींद ना आए कि नहीं कैसे तकलीफ दूर करूं। मेरी बहनों, मैं देखता था बचपन से बेटियों के साथ देखता। मैं सब माताओं की बात नहीं करता। ये चाह होती थी बेटा पैदा हो जाए, कुल का दीपक, बुढ़ापे की लाठी का सहारा। और बेटी बोले वो तो आफत है, शादी ब्याह में दहेज देना पड़ता है। अब मेरी आत्मा रोती थी यहाँ से कि बेटा बेटी में भेद क्यों, स्त्री पुरुष में भेद क्यों? एक ही भगवान ने बनाया, एक माँ की कोख से जन्मे हैं, क्यों बेटियां कोख में आखिर मारी जाती है? तब ये तरफ पैदा हुई कि कैसे भी तकलीफ दूर करनी है। बिटिया को बोझ नहीं रहने देना, बेटी को वरदान बनाना है। इसलिए लाडली लक्ष्मी योजना बनाए कि बेटी पैदा होगी तो लक्ष्मी हुई। आज मेरी 50 लाख लाडली लक्ष्मी बेटियां हैं मध्य प्रदेश की धरती पर, जिनको मैंने गोद में खिलाया और बचत पत्र दिया। आज वो कॉलेज में पढ़ रही है और मामा मामा कहती है तो मेरा रोम रोम पुलकित हो जाता है। मुझे लगता है कि जीवन धन्य है। मेरी बहनों, हमारी बहनें बैठी है नगर पालिका नगर पंचायत के अध्यक्ष। पहले रिजर्वेशन थोड़ी था, लड़ने नहीं देते थे चुनाव। घर बैठ घूंघट में रहे, रोटी बनाए। तुम्हारे भाई के मन में आए कि अगर ये बहनों के लिए सीटें रिजर्व कर दी जाए तो केवल रोटी नहीं बनाएंगी, चूल्हा नहीं जलाएंगी, सरकारें चला के विकास के काम करेंगी। इसलिए 50% की रिजर्वेशन सबसे पहले अपन ने दिया मध्य प्रदेश की धरती पर। एक के बाद एक संयोग में गिराने का वक्त नहीं। क्यों उनकी? इसलिए कि लोगों की जिंदगी बदलना है। आगे कन्यादान योजना हो, चाहे संपन्न हो, चाहे बेटा बेटी के जन्म के पहले 4,000 और जन्म के बाद 12,000 रुपया देना हो। क्या के लिए? गरीब गुरबा बहन भी घर में रह के आराम करें। और फिर लाडली बहना योजना ने मेरी बहनों की जिंदगी बदल के रख दी। हर महीने अगर बहन के खाते में पैसा आए, उसका हक उसके दस्तखत से वो निकाले तो 1,000-500 रुपए के लिए हाथ ना फैलाना पड़ेगा। और इसलिए लाडली बहन। और एक बात और सुन रहे, प्रधानमंत्री जी ने भी अब कहा, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, और मेरा भी संकल्प और सपना है कि केवल लाडली बहना नहीं, अब लखपति बहना बनाना है। तुम्हारी जिंदगी से तकलीफ और यह असंभव नहीं है मोदी वालों, असंभव नहीं है। हम सेल्फ हेल्प के माध्यम से ऐसी रचना करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने लखपति दीदी, भाजपा ने कहा लखपति दीदी बनाई। ये करना है क्या चीजें राजनीति में? केवल सांसद विधायक बनने के लिए हो गए, बाकी जनता कहीं जाए इसके लिए थोड़ी है। मैं देखता था किसान भाइयों 18% ब्याज का कर्जा, जब जनता के बीच जाते थे किसानों में तो पता चला मोटर खींच ले गए, मोटरसाइकिल उठा ले गए, ट्रैक्टर खींच ले गए, बैलगाड़ी उठा ले जाते थे। और किसान कहते थे भैया जितना लिया उतना दे दिया और दुगना और बाकी कहां से दे दे। तब मेरे मन में ये संकल्प पैदा हुआ कि 18% नहीं 0% ब्याज का कर्जा ले। एक योजना जनता की तकलीफ दूर करने के लिए। अब आज को गिराने का समय नहीं है। आज मुझे गर्व है कहते हुए कि अब एक फसल नहीं, 2 फसल नहीं, तीसरी फसल की तरफ मेरे किसान भाई बढ़ रहे हैं। मेरे बेटे बेटी ढंग से पढ़ जाए, उसके लिए हमने योजना बनाई। बटोरी की बेटियां दूसरे गांव जाती नहीं थी, क्योंकि कैसे जाएंगे? स्कूल दूर दूर थे, स्कूल खोले नहीं गए थे। बहुत कम हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल थे। और लोग कहते थे गांव में चिट्ठी पढ़ने रामायण बांच के अपनी थी।
मैंने बेटियों को साइकिल देना शुरू की, नए नए स्कूल खोले, बाद में भाइयों का मामा हमें भी दे दो तो भाइयों को भी दे दी, और उसके बाद किताबें निःशुल्क, बाद में स्कूटी, लैपटॉप, और फिर तय किया कि मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी करेंगे तो फीस मम्मी पापा नहीं मामा भरवाएगा, बीजेपी की सरकार। ये जिंदगी बदलने के अभियान, कैसे जनता की जिंदगी बदले, और अब भी संकल्प ये है कि बची हुई जिंदगी, बची हुई सांसें भी किसी जनता की सेवा में गुजार बनाए। राजनीति हम काम करते हैं बीजेपी में इसलिए कि देश की सेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी, और तो पार्टी उपयुक्त है नहीं। देश की सेवा और जनता की सेवा करनी है तो भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र पार्टी जिसके माध्यम से हम काम कर सकते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी। और आगे भी जो कुछ किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, वो अद्भुत है, अभूतपूर्व है, और हम लोग कार्य करता है। अभी भी इच्छा यही है, मैं तो भगवान से कहता हूं, संत बुखारदास जी, संत सेवालाल जी, संत सिंगाजी महाराज की पवित्र भूमि है, मेरे मन में भी एक ही संकल्प रहता है कि मुझे धन विद्या बुद्धि बल नहीं चाहिए भगवान, तो मरने के बाद क्या चाहिए? स्वर्ग चाहिए। मुझे स्वर्ग में नहीं जाना, भली सभा में करो, मुझे स्वर्ग में नहीं जाना। मैं स्वर्ग में जाके क्या करूंगा? कोई आराम करने के लिए स्वर्ग में कहा वो लोग बड़ी बड़ी जिंदगी जियो तो होते ही नहीं है। हम क्या करेंगे स्वर्ग में जाके? हमें नहीं जाना स्वर्ग। तो कोई कहता मुक्ति प्राप्त करनी, क्या मैं मोक्ष प्राप्त करके क्या करूंगा? मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए। मैं तो मरने के बाद मेरे परमात्मा इसी जनता के बीच में जन्म लूं और इसी की सेवा करता रहूं, ताकि इसके लोग करने अपने कितने स्वार्थी कैसे हो सकते कि हम लोग खो जाए, बाकी भाग में जाए, पर उसका माध्यम है भारतीय जनता। मेरे बहनों और भाइयों, कांग्रेस की बुद्धि में मंथरा बैठ गई है, पता नहीं कैसे कैसे फैसले कर रही। पचोरी जी बता रहे थे अभी, अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि पर आप बताओ, मंदिर बना तो आप सबको खुशी हुई कि नहीं हुई? बोल के बताओ, हुई कि नहीं? सब खुशी हुए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, मोदी जी का नेतृत्व, पूरा देश प्रसन्न था, मोदी भी प्रसन्न था। बहनों ने दीपक जलाए, रामलला आ रहे हैं, नौजवानों ने केसरिया पताकाएं लहराई, आनंद उत्सव मनाए गए, सारा देश आनंद उत्सव में डूबा था। लेकिन एक पार्टी रो रही थी, क्या नाम है उसका? क्या नाम है? लिख के मना किया, उनको ही बुलाए। देखो आप उदाहरण देखो, अंसारी परिवार ने बाबरी मस्जिद की लड़ाई लड़ी, लड़ने वाला था अंसारी परिवार, मुस्लिम परिवार, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया, उनको निमंत्रण किया तो वो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित हुए। अंसारी परिवार निमंत्रण कांग्रेस को भी गया। जब निमंत्रण आया था तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में जाना चाहिए था कि नहीं? बताओ, जोर से बोलो। लेकिन मना कर दिया, लिख के हम नहीं जाएंगे, मुहूर्त खराब है, फलाना हो गया है, ढिमका हो गया है, ऐसा कर दिया। अरे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कोई मुहूर्त होता है रे? उल्टे सीधी बात है। इनकार कर दो, इनकार किया लिख के, और लिख के कहा कि हम नहीं जाएंगे, जब तक ये धरती सूरज चंद्रमा रहेंगे तब तक ये लिखा रहेगा कि कांग्रेस ने भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकरा दिया। राहुल गांधी, तुमने तुम्हारे लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कांग्रेस को कलंकित कर दिया, कलंकित। एक उनके नेता सैन पित्रोदा रोज पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। एक बार कहा कि विरासत टैक्स लगना चाहिए,
को दूंगी, नाती को दूंगी, पोते को दूंगी, मकान बनाएंगे। ये मकान तो बनाते ही आने वाली पीढ़ियों के लिए। लेकिन विरासत टैक्स का मतलब है कि मर गए तो 55% संपत्ति का हिस्सा बेटा बहू को नहीं मिलेगा, बेटी को नहीं मिलेगा, सीधे सरकार के खजाने में जब्त करके डाल दिया जाएगा। बताओ आपका पैसा सरकार ले जाए, सहन करोगे क्या? जोर से बोलो, सहन करोगे क्या? अब ये भारत को नहीं जानती कांग्रेस बात। अरे पेट काट काट के छोटा किसान मजदूर भी कुछ तो पैसे बचाता है, तो पैसा छीनोगे। अभी देखो, हम मानते हैं पूरा भारत एक है, मानते कि नहीं मानते? अरे पूरा भारत एक है कि नहीं? अपना देश कहता है, अपनी संस्कृति कहती है पूरी दुनिया ही एक परिवार है। अयम निजम परा वेत्ति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुदैव कुटुंबकम। मतलब ये मेरा है, ये तेरा है, ये सोच छोटे दिल वालों का होता है। जो विशाल हृदय के होते वो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है। ये भारत का विचार है। इसलिए हम कहते हैं प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का, ये हम कहते हैं, हमारी धरती कहती है। लेकिन कांग्रेस क्या कह रही है? संयुक्त विरोधा क्या कह रही है? कह रहे शर्म नहीं आती तो कहते थे। बोले नॉर्थ ईस्ट के लोग चीनियों जैसे दिखते हैं, दक्षिण के लोग दक्षिण अफ्रीका जैसे लगते हैं। अरे भैया, अलग 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 भाषा, अलग देश, फिर भी अपना एक देश। कैसा बांटना चाहते हो तुम भारतीय हो क्या? मेरी सबसे बड़ी आपत्ति है बहनों और भाइयों, ये भारत का विचार, भारत की धरती, भारत की माटी, भारत की परंपरा, भारत के जीवन मूल्यों को कांग्रेस खत्म करना चाहती है। क्योंकि श्री राहुल गांधी की धरती, उनकी जड़ें भारत में नहीं है, उनकी जड़ें इटली में है। वो भारत को जानते ही नहीं, भारत को जानते ही नहीं, इसलिए ऊट पटांग बातें कर रहे हैं। और ये कांग्रेस खतरनाक हो गई। इसलिए श्री सुरेश पटोरी जी जैसे लोग इस कांग्रेस को छोड़ के आज भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुई। क्यों छोड़ रहे हैं? बुलाने के बाद छोड़ रहे हैं? नहीं, इसलिए छोड़ रहे हैं जैसे कांग्रेस को करेंगे। अपना देश, अपनी समाज, अपनी परंपरा, अपनी जीवन मूल्य, इनको बचाना, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी। और आज मोदी की पवित्र धरती पर मैं आपको कहने आया हूं, देखिए चुनाव क्यों होता है? चुनाव होता है कौन सी पार्टी को चुने। चुनाव इसलिए भी होता है कौन से प्रधानमंत्री बनना चाहिए लोकसभा के चुनाव में। और चुनाव होता है कि उम्मीदवार कौन को चुने। 3 चीजें। अब कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में से चुनना हो तो बताओ कौन सी पार्टी अच्छी है? जोर से बताएं। भारतीय जनता पार्टी जो देश को आगे बढ़ा रही है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। मैं आज कहता हूं मोदी वालों, भारत विश्व गुरु बनेगा, विश्व की महाशक्ति बनेगा। रोक नहीं सकता, तेजी से बढ़ेगा। आज वो सब काम गिनाने का वक्त नहीं है। आप विकास की बात कर रहे थे नारायण भाई, इतने सारे कांग्रेस की सरकार ने, बताओ कांग्रेस ने विकास किया क्या? जोर से बताओ, किया क्या? सड़कों की हालत ये थी कि गड्ढों में सड़क में गड्ढा, के गड्ढे में गड्ढा, गाड़ी खाए हिचकोले, हड्डा पसरा सारे डोले, याद आ गए शंकर भोले। पता नहीं तुम्हारी सरकार की सड़कों का पता नहीं, बिजली का पता नहीं। आज के कैंद्र घर में इसी खंडवा जिले को और इसी विधानसभा में कितने 4800 मेगावाट बिजली का उत्पादन हमने करके दिया है। बिजली देखते नहीं। और पानी, मेरी बहनों, अब संकल्प है प्रधानमंत्री जी का भी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। मैंने भी काम शुरू किया था, हैंडपंप से पानी पिलवाना बंद करेंगे, घर में पाइपलाइन बिछा के टोटी वाला नल लगा के पीने का पानी देंगे, ताकि बहन टोटी खोले तो झरझर पानी आ जाए और गुंडों गगरा फैला जाए। 700 करोड़ का काम चालू हो गया। कब कांग्रेस में? आप किसी भी पैमाने पे कस लीजिए विकास को भारतीय जनता पार्टी मैंने किया, मोहन जी कर रहे हैं, वो भी अच्छा काम करेंगे, सारी योजना आजादी रखेंगे। और अगर नेता देखो तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक ऐसे नेता जिन्होंने दुनिया में भारत के नाम को ऊंचा किया है,
और पूरा विश्व जिनको प्रणाम करता है, ऐसे नरेंद्र मोदी। दूसरी तरफ कौन है ये तो बता दो। हम जीत रहे हैं, हमारे नेता तो नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री भारत के नरेंद्र मोदी बनेंगे। कांग्रेस ने, इंडी गठबंधन ने प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया है क्या? घोषित किया है क्या? बताओ तुम्हारा प्रधानमंत्री होगा कौन? आप बताओ मेरे बहनों भाइयों। सब्जी भाजी भी खरीदने जाते हो तो उलट पलट के देखते हो कि सड़ी बड़ी तो नहीं है? बहने ज्यादा देखती है, भैया जो नहीं, जो आलू दो जो खराब है। मटका खरीदने जाते हो तो मटका भी बजा के देखते हो कि ठोक के फूटा फूटा तो नहीं, टंडन बज रहा कि नहीं बज रहा। तो आप बताओ प्रधानमंत्री देखभाल में चलना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो। तो हमारे प्रधानमंत्री तो दिख रहे, कांग्रेस का कोई दिख रहा है क्या? अरे भैया बताओ तो धन्नू होगा, पन्ना होगा, कल्लू होगा, लल्ला होगा, मन्ना होगा कि जुम्मन होगा? कौन होगा बताते तो? उनके बाद नेता ही नहीं। बाद में देखेंगे, पहले तो चुनाव जीत जाए, बाद में देखेंगे। और एक बार करें तो बारी बारी से बना देंगे, 1 साल ये, 6 महीना ये। बताओ ऐसे नेता देश चलाएंगे क्या? ऐसे प्रधानमंत्री देश चला सकते हैं क्या? और तीसरी बात, उम्मीदवार कौन? मित्रों, ज्ञानेश्वर पाटिल ने कम समय में जी जान से काम करने की कोशिश की है। नंदू भैया बहुत याद आते हैं हम सबको, मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। लेकिन ज्ञानेश्वर ने भी कसर नहीं छोड़ी उपचुनाव के बाद, और इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं। मैं आपका अपना हूं और जनता मेरी भगवान। जब तक मेरी सांसें चलेंगी आपके लिए चलेंगी, और मरने के बाद भी फिर आपके लिए ही आऊंगी। पार्टी ने मुझे बहुत सम्मान दिया है, और हम मामा दिल्ली जा रहे हैं। अरे दिल्ली से भी आई क्या? काय का धक्का करते हो? मुझे गाँव में छोड़ेंगे थोड़ी। विदिशा में चुनाव हो गए, मामा धूमधाम से जीतने वाले। मैं भी आपकी सेवा करूंगा। दिल्ली बैठ के भी मोदी वालों को मैं भूल नहीं सकता, क्योंकि ये जनता ही अपने साथ है। मैं पूरे मंच को, नारायण भाई आपसे पूरे मंच को आश्वस्त करता हूं कि जब जरूरत पड़ेगी तो ज्ञानेश्वर पाटिल तो सेवा करेंगे, साथ में मामा शिवराज सिंह चौहान भी आपसे मिलकर काम करेंगे। और इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, कोई कसर ना छोड़े, कमल के फूल के बटन दबाए, ज्ञानेश्वर पाटिल को सांसद बनाए, भारतीय जनता पार्टी को जिताए और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए। बोलिए सब तैयार हैं? तो अपने दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के भारत माता की जय बोल के भाजपा को, ज्ञानेश्वर जी को जिताने का संकल्प लेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। हर हर नर्मदे। मुझे इशारा कर दिया कि 2 सभाएं और जल्दी चलो, इसलिए